ये फिल्म शिव शंकरन नायर की कहानी है और ये कहानी देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जहां ऐसे हीरो पैदा हुए थे और ये फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती बल्कि बहुत कुछ ऐसा करती है जो किया जाना चाहिए था। तो आइए फ्रेंड्स, केसरी चैप्टर 2 मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी को। वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 से, जहां प्रदर्शनकारियों का एक समूह रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक इकट्ठा होते हैं। और यहीं पर हमारी नजर पड़ती है एक युवा क्रांतिकारी प्रगट सिंह पर, जो कि अपनी माँ और अपनी बहन के साथ आया हुआ था। तभी हम यहाँ पर एक एरोप्लेन को गुजरता हुआ देखते हैं जो कि जलियांवाला बाग के जस्ट ऊपर से निकला था, जिसके आधे घंटे बाद ही जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे देता है। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जलियांवाला बाग में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। सिर्फ एक कुआं मौजूद था और उसी कुएं में कूदकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी थी। और इसी जेनोसाइड में प्रगट सिंह ने अपनी माँ और अपनी बहन को खोया था, जबकि प्रगट सिंह बच गया था। इस नरसंहार में अगले कई घंटों तक लाशों को घटना स्थल पर चील कौवे के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद में इन सारी लाशों को नदी में बहा दिया जाता है। अब क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी और ब्रिटिश एम्पायर को ये बात छुपानी भी थी, इसीलिए प्रेस को इस बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाता है और सरकार का पक्ष अखबारों के पहले पन्ने पर छपता है, जिसमें लिखा जाता है कि प्रदर्शनकारी हथियारबंद आतंकी थे, उनके हमलावर होने के चलते गोलियां चलानी पड़ी। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हमें मालूम चलता है शंकरन नारायण नाम के एक वकील के बारे में, जो कि एक ऐसा वकील है जो कि आज तक कोई भी केस नहीं हारा है और वो फिलहाल तो कृपाल सिंह नाम के आदमी के खिलाफ एक केस लड़ रहा है। ये केस शंकरन नायर को तीरथ सिंह ने दिया था, जो कि माइकल और डायर का लीगल एडवाइजर है। कृपाल सिंह एक क्रांतिकारी तो है ही और साथ ही साथ वो ब्रिटिश एम्पायर और माइकल और डायर के खिलाफ चला गया था, जिस वजह से उसके खिलाफ एक्शन लेने पड़े। कोर्ट में वह दोषी करार पाया जाता है और फिर से यहाँ पर शंकरन नायर यह केस भी जीत जाता है और कृपाल सिंह को जेल हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो शंकरन नायर ब्रिटिश एम्पायर के लिए ही काम करता है। हालांकि शंकरन नायर एक ईमानदार आदमी है, जिस वजह से उसे नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी। और ये वही दिन था जब जलियांवाला बाग में जेनोसाइड हुआ था। तो ब्रिटिश एम्पायर को जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ है उसे पूरी तरह से दबाना था। एक तरफ प्रेस का मुंह तो बंद हो गया था, लेकिन लोगों के बीच गुस्सा भड़क गया। इसका हल भी ब्रिटिश सरकार ने निकाला और 25 रुपए का मुआवजा बांटा। तो दूसरी ओर इस मामले में एक फर्जी जांच बिठाने के लिए निर्देश दिए। इसी जांच का हिस्सा थे हाल ही में नाइट हिट के उपाधि हासिल करने वाले सर श्री शंकरन नायर। ब्रिटिश सरकार एक जांच आयोग बनाती है। श्री शंकरन नायर इस आयोग के एकमात्र भारतीय हैं जिनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है। क्राउन पहले ही ये मानता है कि वो उनके लिए कठपुतली का काम करेंगे। तो जब आयोग बना और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो शंकरन नायर ने ये देखा कि जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ वो कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि वो एक जेनोसाइड था जो कि जनरल और डायर की वजह से हुआ था। ये बात सभी लोगों को मालूम थी। इसके बावजूद आयोग के सभी लोगों ने जनरल और डायर को नॉट गिल्टी कहा था, सिवाय शंकरन नायर के। लेकिन तीरथ सिंह ने उससे कहा कि तुम्हारे एक वोट के इधर से उधर हो जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। शंकरन नायर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ पर चुप रहा। फिर कुछ और जांच होती है। जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार इस मामले से जुड़े तथ्यों को दबाती है। इस दौरान नायर की नजर एक युवा क्रांतिकारी लड़के प्रगट सिंह पर पड़ती है। इस लड़के से नायर का पुराना कनेक्शन निकलता है और वो कनेक्शन दरअसल ये है कि प्रगट सिंह जो है वो कृपाल सिंह का बेटा है, जो कि क्रांतिकारी कवि तो है और वो सही इंसान भी है। जब नायर प्रगट सिंह से मिला तो उसे मालूम चला कि प्रगट सिंह ने
जलियांवाला बाग में अपनी माँ और अपनी बहन को खोया है और अब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अकेला ही आवाज उठा रहा है। वो कहता है कि अगर जुल्म करने वाले अंग्रेज गलत हैं, तो जुल्म सहने के बाद भी कुछ ना करने वाले भारतीय भी गलत हैं। शंकरन नायर जब ये सारी बातें प्रगट सिंह की सुनता है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लेकिन अगले दिन जब शंकरन नायर फिर से प्रगट सिंह से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो मालूम चला कि प्रगट सिंह ने अपने हाथों की कलाई काट कर खुद की जान ले ली है। ये सुनकर तो वो पूरी तरह से उदास हो जाता है। फिर शंकरन नायर ये फैसला करता है कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। वो वापस अपनी वाइफ के साथ केरल जाने लगता है। जब वो रेलवे स्टेशन पर होता है तभी यहाँ पर दिलजीत गिल नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है कि प्रगट सिंह की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। अगर कुछ तुम एक्शन लेते तो शायद प्रगट सिंह बच सकता था, लेकिन शायद प्रगट अकेला पड़ चुका था, जिस वजह से उसे शायद खुद की जान लेनी पड़ी। दिलजीत बताती है कि वो एक लॉयर है और जलियांवाला बाग में जनरल और डायर ने जो कुछ भी किया है उसके खिलाफ वो लड़ेगी। दिलजीत शंकरन नायर से कहती है कि तुम्हें जलियांवाला बाग महज एक हादसा लग रहा होगा, लेकिन आज भी अगर तुम जलियांवाला बाग पहुंचोगे तो तुम वहां देखोगे कि वहां की दीवारें आज भी चीखती हैं। जब शंकरन नायर जलियांवाला बाग पहुंचा और उसने यहाँ की सारी चीजों को देखा तो यहाँ जो कुछ भी हुआ वहाँ उन सारी चीजों को शंकरन नायर महसूस करने लगता है। तभी यहाँ पर दिलजीत भी आ जाती है और शंकरन नायर उससे कहता है कि हम इस केस को लड़ेंगे। वो बताता है कि ये लड़ाई बहुत गंभीर होने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई बस जनरल और डायर के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ है। कुछ दिन तक दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर जनरल और डायर के खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। शंकरन नायर जज साहब को बताता है कि 13 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी चाल थी, ना कि सेल्फ डिफेंस। जबकि जनरल डायर का मानना ये है कि वो लोग दंगाई थे और वो बदले में जनरल और डायर के लोगों पर हमला कर रहे थे और उनके पास हथियार भी थे। शंकरन नायर यहाँ पर पूछता है कि आखिरकार कि उन्हें उन लाशों के ढेर के नीचे कितने ऐसे हथियार मिले जिनसे तुम्हें खतरा हो सकता था। ऐसा एक भी कोई हथियार वहाँ मौजूद नहीं था। बाद में जनरल और डायर का वकील कहने लगता है कि उन लोगों ने जनरल और डायर के कर्फ्यू का पालन नहीं किया, जहाँ पर नायब तहसीलदार करतार सिंह भी इसके खिलाफ झूठी गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन के सामने ही लगभग 4 बजे के आसपास बहुत सारे दंगाई हथियार लेकर पहुंचे थे, जिस वजह से उसे ही जनरल और डायर को खबर करनी पड़ी थी। लेकिन ये सरासर झूठ था, क्योंकि करतार सिंह ने उन लोगों को रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। यहाँ पर शंकरन नायर सभी को बताता है कि उस दिन 4 बजे के आसपास ही किसी ने यह अनाउंसमेंट की थी कि क्रांतिकारी कन्हैया लाल जो है वो जलियांवाला बाग आ रहे हैं, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। जबकि ये जनरल और डायर की साजिश थी, क्योंकि कन्हैया लाल तो उस वक्त पटियाला के कवि सम्मेलन में मौजूद थे। अब शंकरन नायर कोर्ट में एक आखिरी फैक्ट बताता है और कहता है कि जेनोसाइड होने के आधे घंटे पहले एक हवाई जहाज जो है वो जलियांवाला बाग के ऊपर से निकल कर गया था। लेकिन ऑपोजिशन का मानना ये था कि वो हवाई जहाज एक मेजर को छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन ये भी सरासर झूठ था, क्योंकि एयर लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर शंकरन नायर बताता है कि वो हवाई जहाज जलियांवाला बाग के ऊपर इसीलिए गया था ताकि वो देख सके कि जलियांवाला बाग में कितनी भीड़ है। और तो और जनरल और डायर ने 10 अप्रैल को गौरकर रेजिमेंट और बलूच रेजिमेंट के सोल्जर्स को यहाँ पर अर्जेंटली बुलाया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सरदार रेजिमेंट अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, इसलिए उन्होंने इन लोगों को बुलाया था। तो जनरल और डायर को लग रहा था कि ये केस एक्सेप्ट नहीं होने वाला, लेकिन अगले हफ्ते से अब ट्रायल स्टार्ट होने वाले थे, जो देखकर तीरथ सिंह और जनरल और डायर की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। तभी उन्हें एक वकील का नाम याद आता है और उस वकील का नाम है नेविल मैकिले, जो कि आधा भारतीय है और आधा अंग्रेज, और वो नायर के साथ ही पहले काम किया करता था। मतलब वो भी दोस्त थे और ये दोनों कभी भी अपना केस नहीं हारे। मैकिले नायर के ऊपर गुस्सा था और बहुत टाइम से इन लोगों ने बात भी नहीं की थी, मानो इसीलिए क्योंकि जो पोस्ट 2.5 स्टोरी कमीशन पे मैकिले को मिलने वाली थी वो पोस्ट मिल गई शंकरन नायर को। तो कैसे वो ये मौका छोड़ते। नेक्स्ट डे जब हियरिंग होता है और मैकिले कोर्ट में आता है तो सारे लोग मानो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी लाइफ में कभी भी एक केस भी नहीं हारा था। आज वो दोस्त आमने सामने थे। अब क्या होगा और नतीजा क्या निकलेगा ये तो आगे देखकर ही मालूम पड़ेगा। अब मैकिले आते ही अपना पहला चाल चलता है। वो ये बोल देता है कि सारे रिपोर्टर्स ना कुछ साबित हुआ इससे पहले ही मेरे मौकिल जनरल और डायर के बारे में अनाप शनाप छापने लगे। मैं ये
चाहता हूँ कि इसका फायदा दूसरे देशों के लोगों को ना मिले। कुछ दिन पहले ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ है। अगर ऐसे रिपोर्ट्स आएंगे जनरल डायर जो कि एक काबिल ऑफिसर है तो क्राउन को खतरा है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि रिपोर्टर्स को बाहर ले जाया जाए। अब जज को भी ये ठीक लगता है क्योंकि ये क्राउन के सिक्योरिटी की बात है, तो रिपोर्टर्स को बाहर कर दिया जाता है। फिर मैकिनले ये बोलता है कि 10 तारीख को डंडा फौज की एक मोर्चा हुई थी जो कि इस जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, वो मैं साबित कर सकता हूँ। फिर वो कटघरे में एक स्कूल टीचर मार्थ को खड़े करते हैं। वो ये बोलते हैं कि डंडा फौज के लीडर तनवीर ने इनके साथ स्कूल के स्टोर रूम में दुष्कर्म किए हैं, और जब पुलिस को ये बात पता चलती है और वो खुद भी इस बात को कबूलती है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। उनके जो समर्थक थे वो बौखला चुके थे, वो जगह जगह मोर्चा निकाल रहे थे। तो जिस दिन जलियांवाला बाग में वो लोग मोर्चा प्रदर्शन करते हैं, उधर डंडा फौज के लोग भी घुस जाते हैं और उसके अंदर घुल मिल के वो भी दंगाई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे जनरल डायर उन्हें शन नहीं कर पाए, इसलिए उनको सारे दंगाई को मारना पड़ा। ये एक तरह से क्राउन की सुरक्षा ही हुई। मैकिल ने मानो आके पूरा गेम ही पलट दिया था। वो अखबार में ये छापने को बोलते हैं कि नायर अभी एक दुष्कर्म करने वाले के साथ ले रहा है। ये केस अभी डायर और नायर के बीच नहीं, ये केस अब ये होगा कि दुष्कर्म करने वालों को बचा रहा है नायर। और ये छापने के तुरंत बाद ही हम ये देखते हैं अंग्रेज औरतें रास्ते में निकल चुकी थी, नायर के खिलाफ नारेबाजी दे रही थी। और नायर जब अपनी बीवी के साथ होता है तो उसके मुंह में कालीन पोत दिया जाता है, जिससे वो बहुत शर्मसार होता है। अब नायर ठान लेता है चाहे कुछ भी हो उसके साथ वो इन लोगों को इंसाफ जरूर दिलाएगा। अब फिर से इन्वेस्टिगेशन वो लोग शुरू करते हैं। 2 दिन थे उनके पास, दिलजीत चली जाती है। वहीं स्कूल में तलाशी लेने के लिए मार्था के बारे में और स्टोर रूम में क्या कुछ हुआ था और इधर तनवीर के बारे में पता करते हैं नायर। उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अब फिर से 2 दिन बाद कोर्ट में देखते हैं कि मार्था को कटघरे में बुलाया जाता है और ये पूछा जाता है कि तुम फिलोसफी की टीचर हो तो ये बुक तुमने कितनी बार पढ़ी है। जल्दबाजी में वो बोल देती है कि मैंने 3 बार सुनी है। तो जो सुनी होगी किसी न किसी ने जरूर पढ़ा होगा। तो उधर खुलासा होता है कि तनवीर और कोई नहीं, तनवीर मार्था से प्यार करता है और मार्था भी। स्टोर रूम में वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, दोनों की रजामंदी से। उन लोगों को पकड़ लिया था प्रिंसिपल ने। उन्होंने ही पुलिस बुलाया और मान मर्यादा रखने के लिए कि एक अंग्रेज लड़की एक भारतीय से प्यार करती है। मार्था को अपने स्टेटमेंट बदलने पड़े और ये बोलना पड़ा कि वो मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा था, नहीं तो मार्था के परिवार को भी मार दिया जाता और तनवीर को भी। अब फिर से मैकिल अपना चाल चलता है और ये बोलता है कि इससे कुछ साबित नहीं होता कि जनरल डायर ने वो जेनोसाइड करवाया है। तो केस घूम के उधर ही लौट कर आ जाता है। अब दिन भी कम थे और सबूत भी उन लोगों को लाना था। डायर ने ये सब कुछ किया है। नेक्स्ट हियरिंग पे सुनकर नायर ने जनरल डायर को ही कटघरे में बुलाया और एक एक करके उनकी पास्ट हिस्ट्री बोलने लगे। जब जनरल डायर छोटे थे तब वो स्कूल में उनकी बहुत बुली होती थी, जो कि इंडियन बच्चे करते थे। वो हकलाते थे, अच्छे से बात नहीं कर पाते थे। तब से इंडियन के प्रति उनका मन भाव बहुत ही खेत था और वो एक मिलिट्री परिवार में पले बढ़े, तो उनका पिताजी का भी रवैया वही था। उनको इंडियन के प्रति यकीन भाव छोटे से मतलब विरासत से ही मिले हैं। अब जनरल डायर से इतने सारे तीखे सवाल और उनके हकलेपन का थोड़ा मजाक उड़ाते ही जनरल डायर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और जो उनको नहीं बोलना था वो बोल देते हैं। ऊपर से 2-4 गालियां भी दे देते हैं। जनरल डायर की ये सारी बात कोर्ट सुनता है और वो अगली डेट में ही फाइनल वर्डिक्ट देंगे। जब अंग्रेज सरकार के पास कुछ नहीं था और मैकले भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने शंकरन नायर के घर पे एक फेक रेड पड़वाया, क्योंकि उस पर इल्जाम था कि उसने केस के सिलसिले में कुछ प्राइवेट जगहों में जाने की कोशिश की है। फिर अगले दिन केस की हियरिंग भी आ जाती है और नायर को पुलिस वालों ने अपने पास ही झूठे आरोप में पकड़ कर रखा था। तब यहाँ जज वहाँ बैठी कमेटी को अपना डिसीजन बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज इस केस का फैसला होना था। तब ज्यूरी का डिसीजन होता है कि डायर ने जो भी किया सबकी प्रोटेक्शन के लिए किया है, इसीलिए जज नायर की गैर हाजिरी में डायर को बाइज्जत बरी कर देते हैं और ये केस यही खत्म हो जाता है। फिर जब ये बात नायर को पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो जीतने के बाद भी हार गया और वो यहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। वहाँ पर दिलजीत भी अपने घर वालों के पास जाकर शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि वो वकालत कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन नायर के पास कृपाल सिंह की चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा था कि जिसको देखकर आपने केस लड़ना शुरू किया था वो मेरा ही बेटा था, और सच बताऊं तो मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की होगी, जरूर उसे अंग्रेजी सैनिकों ने मारा होगा। चिट्ठी पढ़कर नायर के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद नायर अगले दिन सीधा दिलप्रीत के पास आता है और कहता है कि अब हम हाई कोर्ट में PIL डालेंगे, पर उनकी अर्जी डलते ही जज इस केस को डिसमिस कर देते हैं, जो देखकर नायर को बहुत गुस्सा आता है और वो जज को ही 1-2 गाली सुना देता है।
है। तब जज उसके ऊपर ही इंक्वायरी बिठा देते हैं कि अब तुम्हारी वकालत हमेशा के लिए खत्म करवा दूंगा। फिर हमें कुछ दिन बाद एक जज की ज्यूरी दिखाते हैं जहाँ नायर के ऊपर इंक्वायरी बैठ चुकी थी और वहाँ कई सारे मीडिया वाले भी आए थे। तब जज कहते हैं कि आप यहाँ पर सबसे सॉरी कहो और चुपचाप चले जाओ, अब तुम कभी वकालत नहीं कर पाओगे। तब नायर सबके सामने खड़ा होकर सॉरी कहता है कि मैं सच सामने नहीं ला पाया। आगे नायर कहता है कि मैं जलियांवाला बाग के बारे में भी बात करना चाहता हूँ और 70 बार काउंसिल रूल के तहत मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर जो चार्ज लगे हैं वो गलत हैं। जिसके बाद नायर यहाँ पर उस जूरी मेंबर को बुलाता है जिसने उस समय कोर्ट में डायर को गिल्टी कहा था, पर तब तक उस जज मैकटी को डायर ने खरीद लिया था, इसीलिए उसने डायर को बाइज्जत बरी कर दिया। और ये वहाँ बैठे मीडिया वाले भी लिख रहे थे। फिर नायर मीडिया वालों से कहता है कि भले ही ये कोर्ट डायर को कुछ भी ना करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को डायर की काली चाय के बारे में पता होना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन मीडिया में डायर के खिलाफ कई सारे आर्टिकल छपते हैं और तेजी से डायर के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर डायर को जॉब से निकाल दिया जाता है और फिर 4 साल बाद बीमारी के कारण डायर की मौत हो जाती है। इसके बाद सरदार उधम सिंह जाकर 20 साल बाद उस माइकल और डायर को भी मौत के घाट उतार देते हैं और ये सब बताते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मुझे मूवी बहुत ज्यादा ही पसंद आई है, जो कहीं भी आपको बोर नहीं होने देगी। मूवी के सारे ही कैरेक्टर्स ने जबरदस्त एक्टिंग की है और यहाँ तारीफ का काम तो अनन्या पांडे ने भी किया है, जिनसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी इस बार उनकी मेहनत साफ नजर आई है। बाकी अक्षय कुमार और आर माधवन हमेशा ही अपनी परफॉर्मेंस में जान डाल देते हैं। हालांकि आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें अगर मूवी सीन की, तो कोर्ट में माधवन तो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ही डरावने लगते हैं, तो वहीं अक्षय कुमार को लोग कह रहे थे कि आप साल में इतनी सारी मूवीज बनाते हैं पर क्वालिटी मूवी कुछ भी नहीं होती, लेकिन अगर आपको उनसे कुछ भी शिकायत है तो ये मूवी आप जरूर देखिएगा, आपकी जो भी शिकायतें हैं वो दूर हो जाएगी। अक्षय ने इस किरदार को गजब तरीके से जिया है, उन्होंने इस किरदार में कमाल का कन्विक्शन डाला है और यही चीज है जो आजकल फिल्मों से गायब है। ये मूवी देखकर अगर आप अक्षय कुमार के फैन नहीं है तो भी आप बन जाएंगे। वहीं माधवन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो हर तरह का किरदार बखूबी निभा सकते हैं। यहाँ भी वो कमाल लगते हैं और कमाल की एक्टिंग भी कर गए हैं। अनन्या पांडे ने भी इस बार पहली बार इम्प्रेस किया है, उन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन इस बार वो भी चमक उठी हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी देख सकें। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और बाकी मूवीज के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।